तो पॉडकास्ट सीरीज में आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 6 पूरे हो चुके हैं, 7th है ये। और अब वर्क एनर्जी के बाद सेंटर मास की बारी है। ठीक है, तो सेंटर मास, उसके बाद फिर हम कोलिजन और उन सब की बात करेंगे। ठीक है जी। तो सेंटर मास पे ऐसा हम समझते हैं कि भाई पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। बट ऐसा शुरू करते कि एक्चुअली ये सेंटर मास है क्या? क्या वो एक सेंटर का मिडिल, एक बॉडी का मिडिल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, या ज्योमेट्रिक सेंटर है, या कुछ और है? तो इस कहानी को आप इस तरह से समझने की कोशिश करो कि अगेन ये एक फंडा है, एक आइडिया है। ठीक है, कि भी कई कैलकुलेशन, कई एनालिसिस, कई इक्वेशंस लिखना बड़ा आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज होती है, जब भी ऐसे किसी आइडियाज की बात आती है, तो उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा शुरू करता हूं कि जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप शार्प पैराबोलिक पाथ बनाते हो। बिल्कुल फंडू एकदम पैराबोलिक पाथ आप क्यों ड्रॉ कर लेते हैं? कभी ऐसा सोचा है कि किसी वैसे ऑब्जेक्ट के लिए जो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, या जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, उसका कैसा पाथ बनेगा? तो कहानी वहीं से शुरू हो जाती है कि मान लो कि एक कोई भी बॉडी है, कि ये बॉटल है। ठीक है, इसको मैंने यूं फेंक दिया। तो जब इसको फेंक दिया तो ये ऐसा जाएगा, घूमता फिरता ऐसा पहुंचेगा कहीं। तो जब घूमता फिरता पहुंचेगा तो इन टोटैलिटी तुम एक पैराबोलिक पाथ देख पा रहे होगे, बट शार्प तो नहीं होगा जैसा तुम एक पॉइंट के लिए लिखते थे। तो ठीक है, उसी कहानी से हम शुरू करते हैं इसमें कि अगर मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स हो गए, बहुत ढेरों, हजारों, लाखों, करोड़ों हैं, 125 करोड़ पार्टिकल्स हैं। उन किसी सॉफ्टवेयर की मदद से उन सब के पाथ को ड्रॉ कर लिया, तो सब कुछ जिगजैग सा बनेगा, बट इन टोटैलिटी वो कहीं ना कहीं से दूर पैराबोला पे दिख रहा होगा, दूर पैराबोला पे, शार्पनेस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सच में सारे पार्टिकल्स का बना लिया, उसके आसपास, उसके अराउंड, उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा। अगर ये ऐसा क्लोज बॉडी है, तो इसके अंदर ही एक पॉइंट जरूर मिल जाएगा, एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो परफेक्ट पैराबोला बना रहा होगा। तो पॉइंट जो खींचना था वो समझना, मे बी के अंदर ये तो देखो कुछ जब इसका सेंटर में शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है ना, मैंने ऐसा कहा कि मान लो कि पूरा सॉलिड होता तब फेंकते, यहां फेंकेंगे तब भी, बट कॉम्प्लिकेटेड और एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखोगे कि भाई एक पॉइंट है जो बिल्कुल शार्प लाइन खींच रहा है, शार्प पैराबोला बना रहा है। तो एक आइडिया तो आ गया कि यार किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंट तो था जिसको जब हमने यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंका, इस बात का ख्याल रखना है कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंका तो परफेक्ट पैराबोला मिला। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो फिर हमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जो परफेक्ट पैराबोला बना रहा होता। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, बॉडी के अंदर एक पॉइंट था जो सबका नेता बनने को तैयार था, मतलब पूरे उस अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि नेता कई मामलों में पूरे सोसाइटी को, पूरे भीड़ को, पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते, बट हर टाइम पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हमें लिमिटेशन जरूर ख्याल रखना पड़ेगा कि कहां कहां इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, जहां पे भी ऐसा कुछ होगा कि हाँ, मोशन को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, आप सेंटर मास की तरफ चाहिए ना। तो यहीं से सेंटर मास का आइडिया निकल के हाँ, किसी बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां टोटल मास को हम कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर लेते हैं, मतलब वो मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। यूनिफॉर्म फील्ड की बात आएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां से लिख पाएंगे, फिर मैथमेटिकली आपको कई आइडियाज मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहीं पे होगा, मतलब सारे फोर्सेस मिलजुल करके उसी पॉइंट पे लगता हुआ दिख रहा होगा। वो टॉर्क से हम पता कर पाएंगे कि अगर एयर में कोई पार्टिकल है तो नेट टॉर्क 0 होगा अबाउट द सेंटर मास, इसका मतलब सारे फोर्सेस जो है, टोटल ग्रेविटी सेंटर पे ही लग रहा है एज पर यूनिफॉर्म बॉडी एंड यूनिफॉर्म फील्ड इज कंसर्न। नॉट ओनली यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तब भी उसका सेंटर मास हमारे पास होगा। ठीक है, एक आइडिया डेवलप हुआ, तुरंत जेई नीट की बात करते हैं। जेई को पता नहीं बहुत प्यार है, वो ऑलवेज देखोगे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने पे सवाल पूछ लेता है। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और वहां पे सेंटर ऑफ मास बताइए, तो इसकी प्रैक्टिस अब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है कि भाई जैसे मैंने एक बॉटल फेंक करके उसका एक पॉइंट ढूंढ लिया, तो वैसे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, उसको फेंक के भी कोई एक पॉइंट तो हो सकता है जो पैराबोलिक पाथ बना रहा होगा, और वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि सेंटर मास होता क्या है ये समझने के बाद हम निकालते कैसे हैं, और वो पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। एक बार आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट कर लिया
तब आप एक्सटेंडेड बॉडी, कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो रॉड हो गया, तो रॉड का आपको दिख जाएगा, अच्छा L/2 पे आएगा, स्फीयर है तो सेंटर पे आएगा। लेकिन फिर जब वेरिएबल मास हो, वेरिएबल डेंसिटी हो या आधा स्फीयर हो, हाफ रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, हाफ डिस्क हो, तो क्या आएगा, कब 2r/2 पाई लिख देते हैं, कब 4r/, क्या लिखते हैं, कब लिखते हैं, कैसे आता है, वो जरूर लिख लीजिए, समझ लीजिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, लाइक कोन का हो गया, हेमीस्फीयर का हो गया, है ना, हॉलो हेमीस्फीयर का हो गया, हॉलो हाफ स्फीयर जो भी है, सेमी सर्कुलर डिस्क का हो गया, रिंग हो गया, हाफ रिंग, जरूर याद रखिए। एक बार जब इस काम में आप पारंगत हो जाते हैं, फिर आप देखना शुरू करेंगे कि अब सेंटर ऑफ मास अगर मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि सिस्टम पे अगर नेट फोर्स लग रहा हो वो पता हो, तो दैट नेट फोर्स कैन बी रिटन एज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो लिखना शुरू करिए। फिर आप यहां से चालू करिए कि अच्छा, सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पक्के तौर पे जीरो होगा। फिर ये एक पॉइंट है, इसको नोट करिए और उसके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए। दो पार्टिकल को हमने चला दिया, अगर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो कोलिजन सेंटर मास पे ही होगा, अगर इनिशियली दोनों रेस्ट पे था, क्योंकि सेंटर मास को एक्सेलरेशन नहीं मिला, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। दोनों पार्टिकल चल रहा था। फिर यही से आप देखिए कि 5, 6, 10 पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट है, एक को खिसका देंगे तो क्या होगा, सेंटर मास डेफिनेटली खिसक जाएगा। दो को खिसकाएंगे तो क्या होगा, खिसक सकता है, नहीं भी खिसक सकता है। तो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास, अगर हमने एक या एक से ज्यादा या सभी पार्टिकल को शिफ्ट करा दिया, वो देखिए। फिर अगर किसी एक को वेलोसिटी दे दी, सबको वेलोसिटी दे दी, तो क्या सेंटर मास को वेलोसिटी मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर उसको देखिए कि अच्छा, सेंटर मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो आपने जो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखा था, वही पैटर्न फॉलो होता चला। अच्छा, mvx1 प्लस mvx2 प्लस mvx3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, max1 ma2 x2 फलाना 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 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास हो जाएगा। तब एक बहुत मजेदार चीज निकल के आती है कि किसी सिस्टम पे, जैसा नहीं प्लैंक पे एक लड़का इधर है, दूसरे कॉर्नर पे एक लड़की है, दोनों सेंटर ऑफ द रॉड पे मिलते हैं, तो रॉड किधर स्लाइड किया होगा। मजे की बात ये होती है जब दोनों का मास इक्वल है तो रॉड कहीं भी स्लाइड नहीं करता है। लेकिन अगर लड़के का मास ज्यादा है और लड़का लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो प्लैंक पीछे खिसक जाएगा, क्योंकि सिस्टम का सेंटर मास अनचेंज रहना चाहिए, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास जीरो होना चाहिए, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन दैट सिस्टम इज जीरो। अगर हमने ये माना कि प्लैंक और स्मूथ सरफेस जो नीचे है, मतलब ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर ये लिखेंगे, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा आपके लिए, है ना। फिर इसको थोड़ा सा और इसके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे कि कुछ स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट, मतलब दो ब्लॉक्स, उसको स्प्रिंग से कनेक्ट करिए, फिर सेंटर ऑफ मास से देखना शुरू करिए, तो बहुत मजेदार चीज निकल के आएगी। जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब मजेदार चीज ये निकल के आएगी कि भाई दोनों ब्लॉक को जो हमने v1 v2 वेलोसिटी दी, तो इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर डिफरेंट हो सकता है हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी सेंटर मास के स्क्वायर के। ज्यादा नहीं हो सकता वो वी सेंटर मास वाला, बट इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है। तो जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि सेंटर मास तो बदलेगा नहीं, उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। तब आपको पता लगा अच्छा, टू बॉडी एसएचएम में जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ऑसिलेट कर रहा है, जो एनर्जी ऑफ एसएचएम बनेगा, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन बनेगा, वो कैसे सेंटर मास से लिखेंगे। तब आपको पता लगता है कि अगर हम सेंटर मास फ्रेम में जाते हैं तो रिड्यूस्ड मास लिख करके वी रिलेटिव से हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ये एक पोर्शन बहुत प्यारा सा है, इसको जरूर देखिएगा, इस चैनल पे देखेंगे तो मैंने रिड्यूस्ड मास का आइडिया क्या है बेसिकली वो मैंने ढंग से समझाने की कोशिश करी। 15-20 मिनट्स का वीडियो होगा वो, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया, समझ लिया। अब कुछ बातों का ख्याल रखना है। अब ये गलती से भी मत करिएगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो आप सेंटर मास से लिख दो, बहुत भारी गलती करेंगे। ये वैसा ही होगा कि कोविड का इंजेक्शन लेना है और मोदी जी को कोविड का इंजेक्शन दिलाओ, नेताजी ले ली, हो गया। अभी नहीं होता रे बाबा, अगर नहीं होता तो उधर भी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और वो लिखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं पे किसी विदेश में जाकर के यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो मोदी जी जाएंगे, सबके बदले वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे रे बॉस, ठीक है। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि कहां पे हमें यूज नहीं करना है,
ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय गलती से भी नहीं करेंगे। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में वो आएगा कि अगर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज अ डिफरेंट केस और द सिचुएशन और द सिंपल लाइन। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा। कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते समय सेंटर मास मत ले लीजिएगा, है ना, कि भी अपने सेंटर मास लिख दिया जी, नहीं लिख सकते। हाँ, 3D में सिमेट्री है तो सेंटर मास लिख पाएंगे, वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्मॉल एलिमेंट लिख करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाएंगी सेंटर मास के ख्याल से। फिर कई चीज़ों को समझने के लिए सेंटर मास बहुत ज़रूरी होता है। सेंटर मास हिलेगा नहीं हिलेगा, फलाना ढिमाका ढिमाका, है ना। तो सेंटर मास इन टोटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे हमारे आपके वाला नीट हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, और जो भी करते हैं यार, आपका प्यार मोहब्बत, आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है, उसको बनाए रखिएगा। और उसी कहते हैं ना, मतलब जो भी फ्लो है उस फ्लो में मैं बहुत कहते हैं, वैसे मैं बोलता हूँ कि यार शेयर लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ हो ना हो कनेक्टेड आप जरूर रहेंगे, और फिजिक्स की तरफ आप थोड़ा बढ़ते रहेंगे, मतलब जो फिजिक्स को समझना शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए।